हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के अपने इस वीडियो में हम क्लास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो साइंस है उसकी क्लास 2 चालू करेंगे। पहली क्लास हो चुकी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ये क्लास 2 है, ठीक है। इसमें हम पहले चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने सजीव वस्तुएं निर्जीव वस्तुओं के बारे में देखा था। इसमें हम क्लास 2 में प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। क्या होती हैं नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। और इसके क्लास में हम देखेंगे कि साबुन क्या होता है, और प्लास्टिक के बारे में देखेंगे, और सोडा के बारे में कुछ देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जिसने भी अभी तक वीडियो नहीं देखना चालू किया है वो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें, ताकि उन लोग को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में। क्या होती हैं नेचुरल थिंग्स। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो भी चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं वो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है। ये तो हो गई कॉमन सी बातें। और चलिए अब देखते हैं इसको। नई खोजों एवं नई नई प्रकार की वस्तुओं के उपयोग से मानव सभ्यता के प्रभावित किया, ठीक है। जब भी नई नई खोज हुई तो उसने मानव सभ्यता को प्रभावित किया। प्रत्येक नई खोज ने नए युग की घोषणा की। जब मानव ने कृषि का विकास किया तब वह समुदाय के रूप में रहने लगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा से जो मानव था वो समुदाय के रूप में रहता था, नहीं। जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी और उसके बाद जब आदि मानव का युग आया था तो वह लोग पहले घुमक्कड़ टाइप के थे, घूमते रहते थे इधर उधर, और अपना उनका कोई स्थायी पता नहीं था कि हम यहीं पे। जब कृषि की खोज हुई तो लोगों ने एक जगह पे स्थायी रूप से रहना चालू किया, ठीक है। तब उसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता हुई। भाई, जब कृषि का उत्पादन ज़्यादा होने लगा तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, जब जो भी अधिक उत्पादन होता था उसे संभाल के रखने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता महसूस हुई जो उसे विशेष सुविधाएं प्रदान कर सके। देखिए, बहुत एक अच्छा कथन है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आविष्कार ऐसे ही नहीं होते, जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी आविष्कार होते हैं। जैसे कि हमें गाड़ी का आविष्कार क्यों हुआ, क्योंकि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंचने के लिए एक गाड़ी बनाई गई, इंजन बनाए गए, फ्रिज बनाया गया, ताकि हम वस्तुओं को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रख सकें। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और जीवन की उत्पत्ति, जब जीवन की शुरुआत हुई तब से ही ऐसा चला आ रहा है, ठीक है। पहिए का आविष्कार भी इसीलिए हुआ था क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में। जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं वे प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। नदी, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज, चंद्रमा, सूर्य, अनाज, मोम आदि, ये सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं। हाँ तक सूर्य जो चंद्रमा ये सब ग्रह हैं वो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, क्योंकि प्रकृति की उत्पत्ति के साथ ही ये यहाँ पे थे, इसे किसी मानव ने नहीं बनाया है। भारतीय परंपरा में प्रकृति को माता के समान पूज्य माना है, क्योंकि प्रकृति ही मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस कारण इसे भारत माता कहा जाता है। माता का मतलब कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जो हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो प्रदान करे। तो जो प्रकृति है उसी से हमें खाना मिलता है, आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं, इसलिए प्रकृति को ही माता माना जाता है, ठीक है। प्रकृति वस्तुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल थिंग्स हम पढ़ते हैं क्या होता है। ऐसी सभी वस्तुएं प्रकृति कहलाती हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं, यानी कि प्रकृति से उसकी उत्पत्ति हुई है, तभी तो प्राकृतिक वस्तुएं हैं। प्रकृति में अनेक पदार्थों के प्रचुंड भंडार हैं, मतलब बहुत भंडार है प्रकृति में, जो संसाधन के रूप में हमारे द्वारा उपयोग किए जाते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से ही इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से पहला है समाप्त ना होने वाली वस्तुएं, ठीक है, जो जिसमें मिट्टी, ऊर्जा इत्यादि आ जाते हैं। और जो दूसरा है वो है समाप्त होने वाली वस्तुएं, जिसमें जल, वन, जीव जंतु, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि ये सब आ जाते हैं। देखिए, जल भी एक समाप्त होने वाला संसाधन है, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम जल को बचाएं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन देख लेते हैं या प्राकृतिक वस्तुएं, जिसमें पहला है वायु। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राकृतिक संसाधन। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल है, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ जीवन है। वायु में विभिन्न गैसों की मात्रा निश्चित है,
इन गैसों के प्रतिशत में परिवर्तन से जीवों हेतु आवश्यक परिस्थितियां प्रभावित होती हैं। जब भी प्रकृति में किसी गैस की प्रचुरता ज़्यादा हो जाती है, आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो जीवन इफ़ेक्ट होता है, प्रभावित होता है। चाहे वो जानवरों का हो, चाहे इंसानों का हो, चाहे पेड़ पक्षी हो, किसी का भी जीवन इफ़ेक्ट होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगती है, ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला, जल। जल प्रकृति का सबसे अमूल्य संपदा है। जानते ही हैं आप लोग, जल ही जीवन है। पृथ्वी ग्रह का जीवन दायनी आवश्यक विशेषताओं में पानी की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। भाई, पृथ्वी ग्रह के जीवन देने के लिए पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी का जल, पृथ्वी पर जल का 75% भाग है। ऐसे का इसमें 75% दिया है, वैसे माना जाता है कि 70% भाग जल है, जिसमें पीने योग्य जल की प्रतिशत अलग है और खारे जल का प्रतिशत अलग है। और इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कहीं कि पृथ्वी पर जो जल की प्रतिशत, जितना भी जलीय भाग है 70% या 72%, उसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं मिट्टी। मिट्टी अथवा भूमि भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी द्वारा हमारे लिए खाद्यान्न, सब्जियां, औषधियां, लकड़ी इत्यादि की पूर्ति मिट्टी में उगने वाले पौधों के उत्पादन से ही होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि मिट्टी है तभी पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे हैं तो भोजन है। ठीक है, अगला देखते हैं लवण। लवण या खनिज ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी समाप्त होने वाले हैं। इन खनिजों की मात्रा सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती। खनिज एक ऐसे संसाधन हैं जो कि समाप्त होने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है ऊर्जा। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जल शक्ति आदि ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है अनवीकरणीय या पारंपरिक संसाधन, जिसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम आते हैं, और दूसरा है नवीकरणीय या गैर प्राकृतिक पारंपरिक संसाधन, जिसके अंतर्गत सौर विकिरण, हवा, नाभिकीय विघटन से उत्पन्न ऊर्जाएं आती हैं। ठीक है, पारंपरिक संसाधन यानी कि जो प्रकृति में पहले से जो ऐसे संसाधन हैं जो कि हमें ऊर्जा देते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम प्रकृति में पहले से विद्यमान है। ठीक है, इसे इंसान ने तो बनाया नहीं है, तो ये पारंपरिक संसाधन है। और गैर पारंपरिक संसाधन क्या है? जिसे मनुष्य ने बनाया, जैसे कि सोलर पैनल बनाए गए जिससे ऊर्जा मिलती है, हवा बनाई गई, विंड मिल जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, और नाभिकीय विखंडन जिसमें कि यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। अब अगला देखते हैं पौधे एवं जंतु। पौधे एवं जंतु मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही पर्यावरणीय संतुलन के लिए बहुत आवश्यक हैं। अब जानते हैं कि पौधों के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, और मनुष्य के बिना पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को चाहिए, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो पौधे उसको भोजन के लिए प्रयोग करते हैं, और उनके द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, और दोनों के बिना ये संतुलन बिगड़ जाएगा पृथ्वी का। पेड़ पौधे सौर ऊर्जा ग्रहण करके संपूर्ण जगत हेतु भोजन का निर्माण करते हैं। सोचिए पेड़ पौधे हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं तभी हम जिंदा हैं, नहीं तो हम नहीं हैं। इसलिए पेड़ लगाने चाहिए अधिक से अधिक, और पेड़ों को काटने से पहले सोचना चाहिए। इन्हीं से हमें औषधि, ईंधन, वस्त्र, चमड़ा और खाद्य भी प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे एवं जंतु एक दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों ही पारिस्थितिक तंत्र के लिए जैविक घटक हैं, तो दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला देखते हैं कोयला या पेट्रोलियम। कोक एवं पेट्रोलियम। कोयला एवं पेट्रोलियम ऐसे उपयोगी पदार्थ हैं जिनके आसवन से कई बहुमूल्य उपयोगी कार्बनिक पदार्थ अलग अलग प्राप्त होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जीवाश्म से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आप अगर जानते हैं कि पेट्रोलियम प्रकृति में आया कैसे, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आखिर जो नीचे कच्चा तेल पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, वो प्रकृति में आया कैसे? कैसे बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे से इतना बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम निकाला जाता है, वो आखिर आया कहाँ से? अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, नहीं जानते तो हमारे अगले वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। कोयले के भंजक आसवन से कोल गैस, अमोनिकल द्रव, कोल तार, कोक आदि प्राप्त होते हैं। ये भंजक आसवन विधि आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी। ठीक है,
देखिए, पेट्रोलियम एक गाढ़ा काले रंग का दुर्गंध युक्त तेलीय पदार्थ है जो चट्टानों में छिद्र करके निकाला जाता है। कच्चे तेल पेट्रोलियम में ठोस, द्रव व गैस हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनमें जल, नमक व रेत के कण भी उपलब्ध होते हैं। तो इसे नीचे से, धरती के नीचे से निकाला जाता है और रिफाइन किया जाता है, और इसी से अलग अलग पदार्थ, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और ग्रीस, ये सब पदार्थ पेट्रोलियम से ही बनाए जाते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने देखा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं, इनका वर्गीकरण देखा। इसके अगले वीडियो में हम सोप के बारे में देखेंगे, प्लास्टिक के बारे में देखेंगे और सोडा जो होता है उसके बारे में देखेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।